नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट ईवी सेल से है बाय स्टेट, जहां दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी ने आंकड़ा जारी किया है, जहां दोस्तों फेम स्कीम के तहत भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में मार्च 2022 तक 10 लाख टू व्हीलर भारत के अंदर ऑपरेट करना चाहती थी। दोस्तों पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में करीब 1.35 लाख यूनिट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। ये आंकड़ा सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस ने जारी किया है। दोस्तों आंकड़े में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक सेल्स में 96% व्हीकल्स टू व्हीलर और थ्री व्हीलर हैं। वहीं इसमें राज्यों की भी सूची निकाली गई है। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन आंध्र प्रदेश में है। करीब आंध्र प्रदेश में 433 चार्जिंग स्टेशन है जो कि पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है। इसके अलावा तेलंगाना में 116 चार्जिंग स्टेशन है। कर्नाटका में 126 चार्जिंग स्टेशन है। वहीं दिल्ली में 78 चार्जिंग स्टेशन है जिनको पब्लिक यूज़ करती है। वहीं दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। वहीं दूसरे स्थान पर बिहार है तथा तीसरे स्थान पर कर्नाटका है। दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत के टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री में 23% योगदान दे रहा है वित्त वर्ष 2020-21 में। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट नोएडा से है, जहां दोस्तों नोएडा अथॉरिटी ने 13 कंपनियों को इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट्स कर दिए गए हैं। वहीं दोस्तों इससे नोएडा अथॉरिटी ने उम्मीद लगाई है कि इस क्षेत्र में यहां पर 3,870 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। दोस्तों इसमें अडानी इंटरप्राइजेस भी है और अडानी इंटरप्राइजेस नोएडा के अंदर अपना डेटा सेंटर खोलेगा तो भूमि अलॉट कर दी गई है। दोस्तों इस डेटा सेंटर के लिए करीब अडानी इंटरप्राइजेस को 39,146 स्क्वायर मीटर लैंड अलॉट कर दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने ये भूमि सेक्टर 145, सेक्टर 140A, 151 में अलॉट किया है। अकेले अडानी इंटरप्राइजेस ने यहाँ पर 2500 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया है। दोस्तों कंपनियों की बात करें तो यहाँ पर करीब 13 कंपनियों को भूमि अलॉट कर दी गई है, जिसमें डेक्सन टेक्नोलॉजीज, अडानी इंटरप्राइजेस, अग्रवाल एसोसिएट, विवेक्स प्रोजेक्ट, इकॉनटेक समेत ऐसी 13 कंपनियों को भूमि अलॉट की गई है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां दोस्तों भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र। यहाँ पर दोस्तों कोरोना के केसेस बहुत ही तेजी से ऊपर आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों राज्य सरकार यहाँ पर 15 दिनों का इंडस्ट्री तथा ई कॉमर्स कंपनियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। बिक्री तथा उत्पादन के मामले में केवल यहाँ पर ग्रोसरी शॉप, हॉस्पिटल, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये सब खोले जाएंगे। इससे दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट में आने वाले समय में इंडस्ट्रीज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अभी जितना प्रभाव पड़ा है उससे ज़्यादा प्रभाव इन आने वाले दिनों में पड़ सकता है तथा ई कॉमर्स सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है यहाँ पर। अब दोस्तों इसमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि दोस्तों राज्य सरकार अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो सरकार के लिए अब ज़्यादा विकल्प है नहीं, क्योंकि इस समय जो कोरोना केसेस है वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि राज्य सरकार को कोई ना कोई महत्वपूर्ण कदम लेना ही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं तो इंडिया में मूडीज, IMF समेत बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने भारत की जीडीपी का एस्टिमेशन लगाया था, जिससे दोस्तों ये कहा जा रहा था कि भारत की इकोनॉमी 10-11% की ग्रोथ रेट 2021-22 में। दोस्तों इससे क्या प्रभाव पड़ेगा भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में आने वाले समय में, ये तो हमें आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट सिटी बैंक से है, जहां दोस्तों स्कैम 1992 वेब सीरीज़ के बाद आपको सिटी बैंक के बारे में पता ही लग गया होगा कि किस प्रकार इस बैंक ने भारत के अंदर कितने समय से इसने भारत के अंदर स्कैम किया। जब सरकार ने घोटाले की रिपोर्ट तैयार की तब ये पता लगा कि सिटी बैंक का इस स्कैम में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि दोस्तों ये अमेरिका का बैंक था। उस वक्त भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इस कारण दोस्तों इस बैंक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। न केवल दोस्तों उस समय बल्कि दोस्तों भारत की स्थिति इतनी कमजोर थी कि आपको भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पता होगा कि किस प्रकार एक अमेरिकन केमिकल कंपनी थी जिसके गैस लीक की वजह से कितने सारे लोग मारे गए थे। उस वक्त भी दोस्तों गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले पाई थी। अब दोस्तों बात करते हैं न्यूज़ की, तो ये न्यूयॉर्क बेस्ड बैंक, इसमें दोस्तों कहा है कि ये इंडिया से अपना कंज्यूमर बिजनेस समाप्त करेगा। सिटी बैंक की भारत में 35 ब्रांचेस है तथा यहाँ पर 4,000 लोग काम करते हैं। दोस्तों कंपनी ने कहा है कि ये 13 देशों से अपना कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद करेंगे, इसमें भारत भी है और चीन भी है। इसके सीईओ जैन फ्रेशर ने कहा है कि वो इन देशों से अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं जहाँ पर कॉम्पिटिशन का माहौल नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट फेसबुक से है, जहां दोस्तों फेसबुक ने अनाउंस किया है कि ये डील करके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स खरीदेंगे जो कि ऑपरेशनल है, यानी कि पहले से बने हुए हैं। कई देशों में प्रोजेक्ट्स खरीदेंगे। बात करें भारत की तो भारत में ये 32 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट सदर्न कर्नाटका में खरीदेंगे तथा मुंबई बेस्ड क्लीन मैक्स फेसबुक के साथ जॉइंट वेंचर करके इसको इलेक्ट्रिक ग्रिड प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा ये सिंगापुर में भी
160 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट खरीदेगी। तो ये जितने प्रोजेक्ट खरीदेगी वो सारे ऑपरेशनल होंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट फास्टैग से है, जहां दोस्तों NHAI ने टोल पर फरवरी में ही फास्टैग को अनिवार्य कर दिया था कि हर व्हीकल पे फास्टैग होना चाहिए जो भी नेशनल हाईवे से गुजरते हैं। तो दोस्तों फास्टैग इसको इलेक्ट्रिक टोल कलेक्शन चिप कहते हैं। तो यहाँ से जो भी गाड़ियाँ गुजरती हैं टोल पर सेंसर लगाए जाते हैं जिनके तहत ये गाड़ियों को आइडेंटिफाई कर लेता है और यहाँ से और इससे जो अकाउंट होल्डर है उसके बैंक से पैसे कट जाते हैं। इसके खिलाफ दोस्तों पिछले महीने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक नागरिक ने याचिका डाली। इन्होंने कहा था कि यह नागरिक स्वतंत्रता का हनन है कि वह फास्टैग अपनी गाड़ियों पे लगाएं। इसके तहत दोस्तों केंद्र ने हलफनामा दायर किया और इस हलफनामे में कहा कि फास्टैग नागरिक अधिकारों का हनन नहीं होता है बल्कि ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो कि भारत के अंदर टोल कलेक्शन को कॉन्टैक्ट फ्री तथा आसान करने के लिए लाया गया है। इससे दोस्तों वाहनों को टोल पर रुकना नहीं होगा जिससे समय की बचत होगी। दोस्तों देखने वाली बात है कि जो टू व्हीलर है वो अभी इससे दूर है क्योंकि उन पर यह अभी अप्लाई नहीं होता है। चलिए दोस्तों कुछ स्टार्टअप अपडेट्स देखते हैं, जहां दोस्तों अमेजोन $250 बिलियन फंड देगा स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर को भारत के अंदर, तथा इसके तहत जो MSMEs हैं, लोकल ट्रेडर है, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर हेल्थ केयर में स्टार्टअप्स हैं जो इनोवेशन कर रहे हैं, इनको भी ये फंड देगा भारत के अंदर अमेजोन। दोस्तों अमेजोन 2025 तक भारत से एक्सपोर्ट को $10 बिलियन करना चाहता है, तो इसलिए वो बहुत सारे कदम भारत के लिए उठा रहा है ताकि यहाँ से जो उसके ट्रेडर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अमेजोन से जुड़े हुए हैं वो यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। वहीं दोस्तों फूड डिलीवरी जाइंट स्विगी जल्द ही $450 मिलियन का फंड रेज कर सकता है फ्रॉम सॉफ्टबैंक, तथा इस फंड रेजिंग के बाद इसका वैल्यूएशन $5 बिलियन हो जाएगा। इसके अलावा इंडियन नियो बैंकिंग स्टार्टअप जेटा ये दोस्तों जल्द ही $250 मिलियन का फंड रेज कर सकता है फ्रॉम सॉफ्टबैंक, तथा इस फंड रेजिंग के बाद ये मुंबई बेस्ड स्टार्टअप भारत का यूनिकॉर्न बन जाएगा क्योंकि इसका वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस हो जाएगा। अभी दोस्तों ये यूनिकॉर्न नहीं बना है, ये अभी बातचीत में है सॉफ्टबैंक के साथ। जैसे ही इसको फंडिंग वहाँ से मिलेगी ये यूनिकॉर्न बन जाएगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।